गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम। जैसे कि हिंदी क्लास के आज प्रथम दिन जो है, आज 10th क्लास के अंदर जो हिंदी सिलेबस का प्रथम जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं व्याकरण के बारे में बताना चाहूँगा और आज हम जो है व्याकरण का जो प्रथम टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्याकरण ये व्याकरण एक हिंदी का महत्वपूर्ण अंग है, या यूँ कहें कि इसके बिना हिंदी पूर्णता रूप में नहीं होती है। तो व्याकरण का जो हिंदी सिलेबस के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है, पहला जो टॉपिक है व्याकरण में वो है हमारा क्रिया। हम प्रथमतः क्रमानुसार व्याकरण के पॉइंट पे चलेंगे और इसमें जो प्रथम जो प्रसंग है, या हम कहें कि जो आज का प्रकरण है वो है हमारा क्रिया। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्रिया के बारे में जानेंगे कि ये क्रिया होती क्या है। तो देखिए, क्रिया से रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ज़्यादा हार्ड या यूँ कहें कि कठिन नहीं होते हैं। सामान्यतः हम क्रिया के प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दे करके, अगर हम थोड़ा सा समझ करके उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इस क्रिया शब्द के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हम आगे पढ़े उससे पहले क्या पढ़े, ये पढ़े, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो क्रिया, देखिए, अक्सर हम परिभाषा वगैरह रट लेते हैं और एक रटन विद्या के तहत वो कुछ समय के लिए सीमित होती है रटन विद्या, लेकिन समझ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें स्थायी यानी लंबे समय तक और एक ज्ञानवर्धक चीज़ होती है। तो हम सबसे पहले क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया एक अपने आप में यूँ कहें कि धातु, जिसको हम संस्कृत में धातु बोलते हैं, इसी से बनती है या बनती है, या यूँ कहे इसी को कहते हैं क्रिया। इससे इस शब्द का जब ध्यान हमें आता है तो हमें ये होता है कि कोई ना कोई कार्य हो रहा है। क्रिया मतलब कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है। तो काम हो रहा है, तो होने की जो क्रिया है, काम होने की जो क्रिया, काम हो रहा है, कार्य हो रहा है। जो कार्य किससे हो रहा है? क्रिया से। कार्य किससे हो रहा है? क्रिया से। अर्थात अब हम इसको यूं कह सकते हैं परिभाषा के अंदर कि परिभाषा के अंदर हम यूं कह सकते हैं कि परिभाषा जिस शब्द से
किसी काम का किसी काम का होना या करना पाया जाए। जिस शब्द से किसी काम का होना या शब्द है या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए, एक बार आप पुनः देखिए, इस परिभाषा को समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्रिया यानी काम का जो करने का जो माध्यम है तो वो एक क्रिया हो जाती है। तो अब परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जिस शब्द से किसी काम कोई सा भी हो सकता है, काम का या कार्य कहे तो भी एक ही बात है। काम का या कार्य का होना मतलब हो रहा है, काम हो रहा है, या करना काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, एक ही बात है। तो काम का होना या करना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, राम आम खाता है। राम आम खाता है। ये एक हमारा एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि क्या है। अच्छा, मैं इससे पहले कुछ नोट करने की बात है, आप चाहो तो नोट करके लिख लेना। नोट, देखो, ये कॉपी में लिखने या नोटबुक में लिखने से पहले एक बात समझ लेना। ये जो नोट लिखा रहा हूँ, इस नोट का मतलब ये है कि ये जो मैंने शुरू में कहा था कि ये समझना में जो बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें किताब में मिलेगी, कुछ चीज़ें अनुभव के आधार पर मिलेगी हमें। तो देखिए, जो अनुभव के आधार पे हैं वो चीज़ें सामने ऐसे आएगी कि राम आम खाता है। तो ये छोटा सा वाक्य है। तो इस वाक्य में हमें क्रिया समझनी है कि क्रिया की पहचान करने की कहाँ है। तो क्रिया की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें एक, जो मैंने अभी कहा कि अनुभव के आधार पे, तो एक सामान्य बात होती है कि क्रिया हमेशा कोई सा भी वाक्य हो या सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, उसके अंत में विद्यमान होगी। ये ध्यान रखना, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में विद्यमान होगी, तभी वाक्य हिंदी की शुद्धार्थता के साथ में सार्थक होगा। तो देखिए, ये सेंटेंस है। मैंने अभी बताया कि क्रिया, भाई क्रिया का सर पूछते हैं कई बार कि सर क्रिया होती कहाँ है। प्रश्न ये भी तो है ना कि कई बच्चों के साथ बहुत जैसे टैलेंट बच्चे होते हैं, पहचान जाते हैं, हमें आती है सर हाँ ये होता है, जो भी होता है। लेकिन हमेशा हमें याद करने या रखने की बात है कि क्रिया जो है हमेशा वाक्य के अंत में ही विद्यमान होती है। फिर कहते हैं कि मैंने अभी बताया कि क्रिया जो है वो मूलतः है क्रिया मूलतः है, अभी मैंने ऊपर पहले लिखा था कि धातु,
ये क्रिया का मूल रूप होता है। क्या होता है? क्रिया का, चाहे वो तो लिख लो आप, क्रिया का मूल रूप होता है, क्योंकि ये इसी से क्रिया हमारे जो है वो पूर्ण रूप में या सामान्य रूप में बनती है। सर ये कहोगे कि ये आपने बताया हुआ मूल रूप में कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बीज होता है, हम बीज जमीन के अंदर जो है बीजते हैं, उगाते हैं, वो उगता है और नए रूप में पेड़ पौधा बनता है, यानी इसका मूल क्या है? ये है। ठीक इसी प्रकार जो है हिंदी शब्दकोश के अंदर इसकी जो मूल शब्द है, मूलतः है या मूल रूप जो है वो धातु होता है। जो संस्कृत के अंदर हमारे, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है, और संस्कृत से ये जो है शब्द निकले हुए हैं। तो मूलतः धातु जो है, धातु क्रिया का मूल रूप होता है। और देखिए फिर इसके अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं। अब हम देखते हैं कि राम आम खाता है, यहाँ पे जो है पूर्ण विराम लग गया। और ये मैंने जो अभी इसको इसके अंदर कोष्टक में डाला कि खाता है, तो एक चीज़ और है जो मैंने अनुभव के तौर पर बताया कि क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। इसके साथ ही हमें, आपने अंग्रेजी में देखा होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे सब एक सिस्टम होता है, या यूँ कहें कि एक व्यवस्था होती है। वर्णों की व्यवस्था होती है, शब्दों की व्यवस्था होती है, ताकि वो सार्थकता लिए रखे। इसलिए होती है वो कि शब्द में सार्थकता है। मान लीजिए हम इसको, भाई सर सार्थकता कैसे? आपने कह दिया सार्थकता ऐसे बेटा कि मान लीजिए हमने ये लिखा आम खाता राम, तो क्या शुद्ध है? या यूँ कहे कि क्रिया को पहले लिए खाता राम आम है, तो क्या शुद्ध है? नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या जो भी है आपके अंग्रेजी में जो भी चलता है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये शब्दों की या वाक्य की शुद्धता है। राम आम खाता है, तो खाता क्या है? क्रिया है। खाता क्या है? क्रिया। ये खाता किससे बना? ये खाता मतलब खाना, खाता मतलब खाना, और खाना खाद्य धातु से, हम ये कह सकते हैं खाद्य धातु। संस्कृत में पढ़ते हैं खादिष्यति, खादिष्यते, खादयन, खादति, खादंती, जो भी है खाद्य धातु से। तो खाद्य से ना पढ़ते, ये पढ़ते होता है। ना प्रत्यय लगने पर, अच्छा मैं इस वाक्य को समझाने से पहले एक छोटी चीज़ और बताना चाहूँगा, वो आप थोड़ा सा ध्यान दें, या मैं इसके बाद में बता दूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। धातु दो प्रकार की होती है। धातु दो प्रकार की या दो प्रकार से मानी जाती है या होती है। दो प्रकार की होती है। बोला सर कौन सी? मूल धातु और दूसरी होगी यौगिक धातु। मूल धातु हम किसे कहेंगे? जैसे मैं अभी लिखा था, जैसे ये खाना है तो खाद, चल, चल, वद, ये आदि क्या है? मूल धातु।
यौगिक धातु में याद रखने की बात है, इसमें ना प्रत्यय, अभी मैंने लिखा ना प्रत्यय जुड़ने पर, ना प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनती है, क्या बनती है आपकी यौगिक क्रिया। अर्थात हम ये कहें कि ये जो मूल धातु है इसके अंदर कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है, और यौगिक जो धातु होती है उसमें ना प्रत्यय जुड़ जाता है। ये टॉपिक आप उतार ले एक बार। जैसे उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल्स या उदाहरण जो मान लीजिए, खाद से, खाद यानी खाना तो ना प्रत्यय जुड़ा, चल से चलना ना प्रत्यय जुड़ा, वद से यानी बोलना, बोलना तो देखिए ये ना प्रत्यय तीनों में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है यौगिक में ना प्रत्यय जुड़ जाता है, इसीलिए ये यौगिक हिंदी में सामान्यतः ये चलती है। खाना खाता है तो खाना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये आदि क्या है, क्रियाएं हैं। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको ऐसे कैसे आप उतार सकते हैं। तो देखिए ठीक है, आगे चलते हैं। राम आम खाता है तो देखिए खाना क्या है, क्रिया है, आम क्या है, आम क्या है, ये तो हो गई हमारी क्रिया। क्रिया को कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या है, कर्ता। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्रिया को संपादित करता है, जो क्रिया को संपादित करता है अर्थात क्रिया करता है, यूँ भी हम कह सकते हैं जो क्रिया करता है या जो क्रिया को संपादित करता है तो वो क्या कहलाता है, कर्ता। क्या करता है, किसे, किसको, आदि शब्द, ये हो जाता है कर्म, ये हो जाता है कर्म। तो सामान्यतः शब्दों के अंदर जो है या वाक्य के अंदर जो है कर्ता, कर्म और क्रिया। अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो मूलतः किसका, क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप देखिए, पहला उदाहरण हमने देखा, मैंने एक बात बताई थी कि क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में होगी, यानी क्रिया जो है पहले नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, क्रिया के बारे में बताया, मूल धातु, मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। मूल धातु के अंदर जो है धातु के मूल रूप होते हैं जो अभी मैंने लिखाया है। यौगिक धातु के अंदर जो है प्रत्यय लगता है, यौगिक तभी बनता है, योग होता है, अर्थात प्रत्यय और मूल धातु के बीच में क्या होता है, योग होता है। प्रत्यय प्लस मूल, या हम इसको ये कहें मूल धातु प्लस प्रत्यय, तो क्या हो जाएगी, यौगिक, यौगिक धातु क्रिया या यौगिक क्रिया भी कह सकते हैं हम, यौगिक क्रिया ये कह सकते हैं, क्योंकि मूल धातु के अंदर क्या जुड़ेगा, प्रत्यय, और प्रत्यय लगने से यौगिक क्रिया बन जाएगी। मूल धातु अपने में मूल रूप में होती है। तो देखिए अब हम इसी प्रकार जो है आगे चलते हैं।
राधा भोजन पकाती है। तो देखिए राधा भोजन पकाती है, तो ये क्या है, पकाती है। पकाती है प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पकाना। क्या हो जाएगा, पकाना। पकाना क्या है, हमारी क्रिया है। पकाना क्या है, क्रिया है। और वैसे मैंने बताया था कि वाक्य के अंत में क्या होगी, हमारी क्रिया होगी। वाक्य के अंत में क्या होगी, हमारी क्रिया होगी। और क्रिया की पहचान हम जानते हैं कि अभी देखो मैंने ऊपर लिखा, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। होना या करना पाया जाए, तो होना या करना पाया जाए तो क्या होना करना पड़ जाए, क्या हो रहा है, भोजन पक रहा है। तो पकना क्या है, काम क्या है, अर्थात क्रिया क्या है, पकाती। क्या पकाती है, भोजन। तो ये क्या हो गया, कर्म। कर्म कौन कर रहा है, राधा। तो ये क्या हो गई, कर्ता। ये क्या हो गई, कर्ता। तो कुल मिला के बात ये है, काम क्या है, ये भोजन। काम हो रहा है, क्या, पकाना। काम हो रहा है, भोजन है, लेकिन भोजन क्या हो रहा है, पक रहा है। मान लीजिए इसी को हम ये कहते हैं कि राधा भोजन खाती है, ये कह दे। सिंपल शब्द में देखिए, राधा भोजन खाती, वही है पकाना, बात वही है, पकाना और खाती। लेकिन क्या खाती है, हमने ये कर दिया, क्या खाती है, क्या खाती है, भोजन। राधा भोजन खाती है या भोजन करती है, बात देखिए, भोजन करती है, शुद्धता ये भी हो सकता है या होगा। राधा भोजन करती है या राधा भोजन खाती है, तो खाती या करती है, ये क्या है, क्रिया। प्रश्न ये हो गया, क्या करती है या क्या खाती है, भोजन खाती। तो क्या हो गया, कर्म। क्रिया का बल किस पे पड़ा है, क्रिया व्यापार का बल किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। ठीक है, ये क्या है, करता है। तो फिर एक बार हम इसको देख लेते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और इसकी ये परिभाषा आप लिख लेना। और जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या है, करता है, आम क्या है, कर्म है, और खाता क्या है, क्रिया है। क्रिया वाक्य के अंत में विद्यमान होती है। क्रिया मूल रूप जो है वो धातु होता है। धातु के मैंने जो दो भेद बता दिए थे। अब देखिए क्रिया रचनात्मक दृष्टिकोण से हम देखें तो क्रिया जो है दो प्रकार से, रचनात्मक दृष्टि, क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं, पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब आप दोनों को, ये क्या है दोनों, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन मूल रूप से मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि सकर्मक और अकर्मक, मैं ये आगे चीज़ें बताऊंगा। इससे पहले मैं इन शब्दों के अंदर है ना उन शब्दों का सार निकाल देता हूँ। वो शब्दों का सार क्या है, आप देखिए, कहते हैं हम हिंदी में सबसे पहले थर्ड क्लास से हम पढ़ते हैं क्या, संज्ञा। क्या पढ़ते हैं हम,
संज्ञा। मैं इस चीज़ को एक बार समझाने के लिए से पहले इस चीज़ को बताना चाहूँगा। संज्ञा हम कहते हैं, कई बार ये कहते हैं कि सर संज्ञा की परिभाषा याद कराते हैं बच्चों को, संज्ञा क्या है, संज्ञा परिभाषा, उदाहरण वगैरह आदि। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये संज्ञा समझने पहले संज्ञा क्या, क्योंकि ये शब्द है, ये शब्दकोश में चलता है, लेकिन इसको हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा के अंदर इसको समझना चाहे तो हम ये हो सकता है डायरेक्ट यूँ ही कह देना संज्ञा। संज्ञा की जगह हम सीधा ये भी कह सकते हैं, यानी डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं नाम, यही कह देना नाम, हो गया काम। बोला सर परिभाषा में क्या लिखेंगे, इतना पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा हम खुद बना सकते हैं। बोला सर कैसे, वैसे संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा के तो नाम का तो बात है की है। बोला परिभाषा क्या, नाम किसी का भी हो, वस्तु का हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति या प्राणी जिसे हम कह सकते हैं प्राणी, स्थान, भाव। इस भाव का मतलब ये होता है कि मैं नाम किसी का भी हो, चाहे वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, कोई प्राणी, स्थान आदि कोई भी हो, बस नाम होना चाहिए। कुल मिला के हमारी बात ये है, नाम होना चाहिए, चाहे किसी का भी हो। नाम में क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। वो नाम में क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो ये इतनी बात मैंने जो बताई है वो इनको समझने के लिए बताई है। क्यों, क्योंकि इसका सार इसमें है और सीधा साधा है, समझना है। पहले मैंने बताया नाम, भाई संज्ञा कह दो या नाम कह दो, बात ही है, लेकिन नाम होना चाहिए, चाहे वस्तु का नाम भी हो सकता है, ये जो ये टेबल है, पंखा है, या कुछ भी मान लो आप, ये स्थान का नाम है, ये विद्यालय है, ये जयपुर है, ये जोधपुर है, भरतपुर है, ये जो भी है, कई नाम, जो प्राणी का नाम, ये राम श्याम घनश्याम जो भी है। भाव अर्थात भाव का मतलब ये होता है कि इन नामों का भाव एहसास हो, हमें नाम का बोध हो, नाम का बोध हो, तो नाम का बोध होने को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये बात यहीं पे समाप्त है। चलो आगे चलते हैं। अब इन दोनों शब्दों को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, इधर देखो, ये इतना सा मीटर सेम है, इसमें क्या फर्क है, नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आगे क्या एक उपसर्ग कह सकते हैं या है, बात ये स और अ, ये वर्ण जो जुड़े हुए हैं, बस यही इनका निर्धारण करते हैं। देखो सकर्मक अर्थात कर्म सहित, कर्म सहित। ए का हमेशा नहीं के अंदर आता है, इसका अर्थ ए का मतलब नहीं, जैसे नाथ अनाथ, तो नहीं अर्थात कर्म नहीं हो। किसमें, कर्म किसमें नहीं हो, वाक्य जहाँ कर्म हो ही नहीं वहाँ क्या होगा, अकर्मक। और जहाँ कर्म है, कर्म सहित, इसका मतलब ये होता है कर्म होना, कर्म होना। जैसे छोटे से छोटे वाक्य के माध्यम से हम पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। और ये जो चीज़ मैंने बताई है, ये पूरी कंप्लीटली यहाँ जो इकाई पॉइंट है, इकाई पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए। सकर्मक वाक्य, जहाँ मैंने अभी ये शॉर्टली क्यों बताया कि परिभाषा याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोला जहाँ कर्म है, जिस वाक्य में कर्म है वो सकर्मक, और कर्म विद्यमान यदि नहीं है तो अकर्मक। जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण जो अभी मैंने बताया, राम आम खाता है, तो क्रिया क्या है, यह। अच्छा, इसको नोट, यहाँ पे आप नोट करिए सर, 2 मिनट। नोट लिख के ये लिखिए कि सर सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं, पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान करने के लिए आपको कि सकर्मक कौन सी है, अकर्मक कौन सी है, इसके लिए आपको क्या करना है, मैं 3 वर्ड लिखा रहा हूँ, ये 2 या 3 वर्ड जो है, आप इसको क्रिया के पहले लगाइए, देख लेना। क्या,
क्या, किसको, किसे, क्या, किसको, किसे, ये शब्द आप किसी भी क्रिया, ये लगाना है क्रिया के पहले, क्रिया के पहले लगाकर यदि उत्तर, ध्यान से सुनना बेटा, यदि उत्तर में हाँ आता है तो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। यदि नहीं आता है तो क्या होगी? अकर्मक। सीधा सा परिभाषा यही है, ज़्यादा घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चीज़ को नोट कर ले, उतार लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलो मैं आगे चलता हूँ। समय का भाव के कारण अब देखिए सकर्मक क्रिया। अब आप परिभाषा खुद बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जहाँ पर क्रिया का फल, क्रिया का व्यापार फल, हम ये भी कह सकते हैं क्रिया का व्यापार फल या व्यापार फल मान लो आप, व्यापार फल सकर्मक कर्म में पड़े, किस पे पड़े? कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जैसे ये वाक्य, ये उदाहरण देख लीजिए पहले, आप ये यहाँ पर ये उदाहरण भी लिख सकते हैं कि राम या श्याम, मोहन जो भी है, मोहन फल या आम कुछ भी मान लो खाता है। तो देखो खाता क्या है? क्रिया है, क्रिया है। मैंने भी बताया था क्या लगाओ, क्या खाता है? उत्तर आता है हाँ। क्या खाता है? आम। उत्तर क्या आ रहा है? आम। क्या खाता है? आम खाता है। तो हाँ उत्तर आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सकर्मक क्रिया। कौन सी है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया है। तो ये तो कोई क्रिया को कौन कर रहा है? मोहन या हाँ आम। ये क्या हो गया? कर्म। आम क्या है? कर्म। तो क्या खाता है? आम खाता है। और कौन खा रहा है? मोहन खा रहा है। तो मोहन क्या हो गया? कर्ता। मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो भी बात बताई कि सकर्मक अर्थात जहाँ कर्म विद्यमान हो, जहाँ कर्म विद्यमान हो तो वहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंदर जो है हम कल अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।